नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन के दौरान आपने जो सैलरी दी है ऐसे वर्कमैन को जो ईएसआई के तहत इंश्योर्ड है, आप ईएसआई से कैसे ले सकते हैं। लेकिन जानने के लिए आपको यह भी बताऊंगा, जो मेरी पहली वीडियो थी हुज लायबिलिटी टू पे द सैलरी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उसमें कुछ क्रिटिसिज्म आया है और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आया है एम्प्लॉइज की तरफ से। मैं स्वागत करता हूं, उनकी भावना है कि मैंने उनके हितों का ख्याल नहीं रखा है। ऐसी वीडियो बना के एम्प्लॉयर्स को इंकरेज किया है कि पेमेंट ना करें, उनको एक कानूनी उलझन में फंसा दिया है। दोस्तों, ऐसा मेरा मोटो कभी नहीं है। और आपको मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी भरपूर अपील की थी और अभी भी अपील करता हूं। यह वीडियो का पर्पस है, आप पहले पेमेंट कीजिए, उस पेमेंट के बाद जो एम्प्लॉय को नुकसान हुआ है, देनदारी नहीं बनती थी, वो कैसे रिकवर करेंगे ये मैं बताऊंगा। इसमें और भी क्रिटिसिज्म आए थे। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म और यह था कि मैंने ईएसआई के प्रोविजंस को तोड़ मरोड़ के, बहुत मैनिपुलेट करके और मिसलीडिंग वे में प्रेजेंट किया है, खासकर सिकनेस बेनिफिट और एम्प्लॉयमेंट इंजरी के लिए। यह भी ऑब्जेक्शन आया है कि जो 80,000 करोड़ का फंड बचा हुआ है ईएसआई के पास में, उसका पेमेंट वेजेस पेमेंट करने के लिए नहीं हो सकता है। इसमें लीगल ऑब्जेक्शन लगा के लोगों ने मेरे पास भेजा है। इन सब का जवाब एक एक करके इस वीडियो में देंगे, आप ध्यान से सुने। और तो आपका काम तो अभी तक हो गया होता, क्योंकि ये वीडियो जब पोस्ट हुई थी ये 10 अप्रैल 2020 को हुई थी और 22 अप्रैल 2020 को एक न्यूज आई टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सरकार मान गई है कि 70% ऑफ वेजेस आपको ईएसआई के जो इंश्योर्ड वर्कमैन हैं उनके वेजेस देगी, सैलरी देगी। लेकिन गवर्नमेंट तो पलट गई, ये भी न्यूज आई। तो ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा क्यों हुआ? जो गवर्नमेंट पर जो पब्लिक प्रेशर पड़ना चाहिए था वो एडिक्वेट नहीं था। इसके जो व्यूज थे मेरे वीडियो के वो 25,000 थे। 10 लाख बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट ईएसआई के तहत रजिस्टर्ड हैं। 10 लाख की संख्या के सामने में 25,000 की संख्या बहुत कम है, इसलिए गवर्नमेंट पलट गई। जब ये वीडियो चली थी तो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिनिस्टर को लिखा भी था। और मैं आपको बताता हूं, जस्टिस थ्रू पब्लिक प्रेशर लेना गैर कानूनी नहीं है, कानूनी आपको हक है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बात मुझे जस्टिस पीएन भगवती, जो भारत के पूर्व न्यायाधीश थे, उन्होंने मुझे 15 अप्रैल 1990 को बताया था। उस समय एक नेशनल वर्कशॉप हो रहा था, राइट्स ऑफ द लिटिगेंट्स, क्या होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइज किया था एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वॉइस, जिसके मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर श्रीराम खन्ना है, और कट्स जो कलकत्ता की बेस्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मैनेजिंग ट्रस्टी मिस्टर प्रदीप मेहता, दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था इन्वायरमेंटल लॉज एंड कंज्यूमर लॉस पर। तो मेरा एक सजेशन था उनको कि इस पर भी लीगल लिटिगेंट्स जो है उनके राइट्स पर, वो कंज्यूमर है, उस पर सेशन किया जाए। डॉक्टर श्रीराम खन्ना ने मुझे पूरी जिम्मेदारी दी थी और इसमें बुलाया गया था हमारे जो चीफ जस्टिस पीएन भगवती को। सब कुछ सुनने के बाद संविधान ने सारे राइट दिए, सुप्रीम कोर्ट की सारी रूलिंग है, सारे कानून है, उसके बाद हमें न्याय क्यों नहीं मिलता? हम कहाँ का धक्के खाते रहेंगे? तो न्यायाधीश ने क्या कहा था सब कुछ सुन के, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो हेडिंग बनाई जस्टिस थ्रू पब्लिक प्रेशर, सारे अखबारों में आया। और उन्होंने कहा कि सरकारी महकमों में जो ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनसे कुछ भी उम्मीद मत कीजिए। आपको जो न्याय लेना है तो आपको पब्लिक प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, वही एक तरीका है। तो वो मैं आपको बताया हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा पब्लिक प्रेशर कैसे बनाएंगे। आप इसको समझिए, आपने लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कराइए, अपने एसोसिएशन को कहिए, अपने वर्कमैन को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप लाखों की संख्या में आपका एक ये वर्कफोर्स बनेगा। उसके बाद आप पॉलिटिकल बॉसेस को, जो आपका काउंसलर हो, आपका एमएलए हो, आपका एमपी हो, उनको कहिए। अभी 1-2 एमपी ने चिट्ठी लिखी, जब 400 एमपी लिखेंगे आपके एरिया के, तो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर पड़ेगा। हमारा डेमोक्रेटिक नेशन है, पब्लिक प्रेशर के सामने गवर्नमेंट झुकेगी। तो अब आपको यह समझना है कि आपके पास कानूनी रास्ता क्या है।
कानूनी रास्ता आपके पास दो है। एक तो ईएसआई कोर्ट में जा सकते हैं, ईएसआई एक्ट के तहत जो है स्पेशल कोर्ट बनाई हुई है, उनको ईएसआई कोर्ट कहते हैं। और दूसरा है कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन किसी भी कोर्ट में जाने से पहले आप अपने राइट्स को अच्छी तरह समझ ले, कानून में क्या है, राइट्स क्या है और राइट्स का अपना हनन कैसे हुआ है, नुकसान कैसे हुआ है। मैंने बहुत डिटेल में आपको ईएसआई के बारे में पहली वीडियो में बताया है, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप पहली वीडियो को ध्यान से सुने, लेकिन बहुत ब्रीफ में और खासकर उन मुद्दों को जिस पर क्रिटिसिज्म आया है उनके लिए मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आप समझ लीजिए ईएसआई क्या है। ईएसआई एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपको ये कानून के डंडे से बेची गई है। इसका प्रीमियम आपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ने दोनों ने मिलकर दिया है और इस पर कोई गवर्नमेंट का बजटरी एलोकेशन नहीं है। इसके लिए आपको पॉलिसी के अंदर कुछ बेनिफिट्स प्रॉमिस किए गए हैं, ये सेक्शन 46 में है। इसमें अगर सेक्शन 46 को देखा जाए तो दो ब्रॉड भागों में बांट सकते हैं। वन इज आपको मेडिकल फैसिलिटी एंड मेडिकल जो आपको ट्रीटमेंट के लिए है, जो काइंड्स के रूप में है। दूसरा कैश बेनिफिट है। कैश बेनिफिट में 4-5 आइटम्स हैं, उसमें वन ऑफ देम इज सिकनेस बेनिफिट, जिसमें आपको सिकनेस बेनिफिट के दौरान जब आप जॉब पर नहीं जा पाते हैं और उन दिनों की तनख्वाह नहीं मिले तो आपको ईएसआई देगा। उसके अलावा दो और एडिशनल बेनिफिट है, मैं सिकनेस की डेफिनेशन पर आऊंगा। दो बेनिफिट और बता दूं आपको क्या ईएसआई के तहत है। एक है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, इसमें ईएसआई के जो भी इंश्योर्ड वर्कमैन है इसमें शामिल है। इसके मुताबिक जो जिस श्रमिक की 3 साल तक इंश्योरेंस पॉलिसी रही है और उसके बाद अगर ये बेरोजगार हो जाता है और उसे कंपनी बंद हो जाती है या उसको निकाल दिया जाता है तो 50% ऑफ द वेजेस अप टू 2 इयर्स तक उसको मिलेगा। दूसरी पॉलिसी है जिसका 3 साल तक नहीं हुआ, मान लिया 3 ही महीना हुआ है किसी का और उसकी नौकरी जाती है, उसको पेमेंट नहीं मिलता है, तो उसे 25% ऑफ द वेजेस अप टू 90 डेज उसको मिलेगा। उस बीमा का नाम है अटल बीमा कल्याण योजना। इसके लिए सेपरेट उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ईएसआई के जो वर्कमैन है ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। अब आप आएंगे सिकनेस बेनिफिट पे। इस पर इतना बड़ा क्रिटिसिज्म है, मैं आपको अपने क्रिटिक्स का पॉइंट बता देता हूं। उनका कहना है कि सिकनेस बेनिफिट का फायदा लेने के लिए बीमार बनना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, तब आपको क्या बोलते हैं इसका बेनिफिट मिलेगा। मैंने कहा था कि नहीं, प्रिवेंशन ऑफ ए ट्रीटमेंट अगर किसी बीमारी के लिए हम करना चाहते हैं तो भी मुझे सिकनेस बेनिफिट लेने का हक है। मैं क्यों कहता हूं ऐसा? क्योंकि मेरा जो कहना है उसके लिए अगर समझना कंसेप्ट है तो अपने को इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन चलना पड़ेगा। आपको बता दूं, इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और 4 जून 1969 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, एक रिकमेंडेशन पास हुआ था, उसका नाम था मेडिकल केयर एंड सिकनेस बेनिफिट रिकमेंडेशन नंबर 134 और इसके क्लोज 8 में 4 ग्राउंड दिए गए थे सिकनेस बेनिफिट के लिए लेने के लिए। कौन हकदार होगा? मैं सिर्फ 2 ग्राउंड पढ़ूंगा जो हमसे मतलब है। और पहला ग्राउंड है ही इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव मेडिकल केयर। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड प्रिवेंटिव मेडिकल केयर। और दूसरा ग्राउंड है ही इज आइसोलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ क्वारंटाइन। तो अब ये जो इसकी डेफिनेशन है सिर्फ बीमार होना, हॉस्पिटल में रहना ऐसा नहीं है। अगर कोई ट्रीटमेंट हमारा प्रिवेंशन करने के लिए है तो सिकनेस बेनिफिट की डेफिनेशन में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आज नहीं, करीब हमारे 50 साल पहले दे रखी है। और WHO की भी डेफिनेशन देखेंगे सिकनेस में। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, इसका मतलब हुआ हेल्दी आदमी का कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। उसके अलावा हम अब आएंगे ईएसआई के कुछ सर्कुलर्स पे और सबसे पहला सर्कुलर मैं दूंगा आपको 30 जुलाई 2008 का, जिसमें इस ईएसआई ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है प्रिवेंटिव मेडिकल केयर के लिए वो एंटाइटल है, उनको प्रमोट किया गया है और बताया गया है। अब इतनी बात समझने के बाद हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ सिकनेस गिवन इन ईएसआई एक्ट।
ईएसआई के सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 में सिकनेस डिफाइंड है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, बहुत जरूरी है, आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। सिकनेस मीन्स ए कंडीशन, ये नहीं लिखा सिकनेस मीन्स ए पर्सन फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम डिजीज और इंफर्मिटी। उसने लिखा सिकनेस मीन्स ए कंडीशन which requires medical treatment and attendance. Attendance means needs medical attention and necessitates absence from work, जो कि उसको काम में जहां छुट्टी लेना पड़े, मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़े, ऐसी कंडीशन हो। अब मुझे आप बताइए, कोविड-19 ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में WHO ने पूरे वर्ल्ड वाइड में मेडिकल इमरजेंसी घोषित की है। इंडिया गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन किया है, लोगों को बताया है कि आप घर से बाहर निकलेंगे, आप कहीं इसका शिकार नहीं हो जाए, आपकी जान आफत में है। इसका ट्रीटमेंट आप घर में रहें, गर्म पानी पीते रहें और आप जो है 2 फुट की 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये ट्रीटमेंट तो है, प्रिवेंशन है। क्या सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? आज होम मिनिस्ट्री ने नेशनल डिजास्टर एक्ट का सहारा लेकर बनाया, दे विल बी डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी। वो एक कानून बना सकती है, दे विल बी डीम्ड टू बी ऑन सिकनेस बेनिफिट एंटाइटल फॉर दिस मैटर्स। ये हो सकता है। अब आप आइए इसके फंड पे, ये भी 80,000 करोड़ का फंड है। मैंने कहा इसको वेजेस दिया जाए। ये 70 साल में ईएसआई ने क्या किया, सिर्फ पैसे एक्युमुलेट किए और 80,000 रुपए कितनी बड़ी रकम होती है मैं बताता हूं। नोटबंदी के दौरान मुझे बताया गया कि 15 लाख करोड़ की करेंसी है इंडिया के पास में। अगर 80,000 सिर्फ एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के पास है और वो 70 साल में यही जमा किया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि मैं आपसे चंदा मांगने आऊं कि आप दीजिए साहब, गरीब लोगों को रोटी खिलानी है, इलाज कराना है, और मैं आपको ले लूं पैसे, कुछ पैसे खर्च कर दूं, बाकी पैसे मैं अपने बैंक में जमा कर दूं, आप मुझे क्या कहेंगे? मुझे गवर्नमेंट जवाब दे, ईएसआई वाले जवाब दिए, मेरा ये कंडक्ट क्या होगा? तो आपके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में पब्लिक क्या समझे इस बात के लिए? तो इसके लिए अब जो क्रिटिसिज्म वाले कहते हैं कि इसका जो पर्पस है फंड का, वो आप बेजेज में नहीं दे सकते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए सेक्शन 28 ऑफ द ईएसआई एक्ट दिखाना चाहता हूं। इसमें तमाम बातें लिखी गई है, फंड किस लिए यूज हो सकता है। 28 का जो पहला क्लॉज है वो पढ़ता हूं, फॉर पेमेंट ऑफ बेनिफिट एंड प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ये पेमेंट ऑफ बेनिफिट क्या है? पेमेंट ऑफ द कैश बेनिफिट यही इंडिकेट करता है, और उसमें एक है सिकनेस बेनिफिट। एक ये आपको राइट्स आपको मालूम चल गए। अब आपको प्रोसीजर मालूम करना है कि आपको क्या करना पड़ेगा लेने के लिए। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस जनरल रूल्स 1950 बनाया गया है। आप 53 to 64 रेगुलेशंस हैं। इसमें छोटी सी फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म नंबर 9, उसको भरना पड़ेगा। उसके साथ 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ बीइंग एब्सेंट। यह सर्टिफिकेट आपको इंश्योरेंस जो हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर से लेना पड़ेगा। जहां पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है, आप स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं वहां के डॉक्टर से लेना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूं आपको इतनी आसानी से ये कोई सर्टिफिकेट देगा। उसके लिए आपको बता देता हूं कि चिंता की बात नहीं है। रेगुलेशन 100 है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द ईएसआई को पावर देते हैं कि किसी भी सर्कमस्टेंस में और किसी भी कंडीशंस में कोई फॉर्मेलिटी को माफ कर सकते हैं, वो नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। क्योंकि इसमें लाखों लोग फंसे हैं, लाखों लोग क्लेमेंट हैं, डायरेक्टर जनरल को एक ऑर्डर निकाल देना चाहिए कि इसमें कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। और मेरा मानना है आप एक सिंपल लीगल नोटिस जो है किसी भी तरह से अपने वकीलों के थ्रू आप ईएसआई पर सर्व कर दें, अपना क्लेम का दावा लगा दें, फिर आपको समय मिल जाएगा। 2 साल 3 साल का समय मिल जाएगा। 3 साल ईएसआई कोर्ट के जाने के लिए और 2 साल आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए आपको समय मिल जाएगा। अब आपकी रेमेडी क्या है? आपने ये प्रोसीजर कर लिया, आपको पेमेंट नहीं मिला, आपके पास रेमेडी क्या है? रेमेडी कोर्ट जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो कौन से कोर्ट जाएंगे? आपको पहला है ईएसआई कोर्ट जा सकते हैं।
ये किस सेक्शन में जाएंगे? सेक्शन 75G में। 75G क्या कहता है? अगर एम्प्लॉयर और ईएसआई के बीच में कोई झगड़ा है, कोई डिस्प्यूट है, मनमुटाव है, किसको लेकर? बेनिफिट को लेकर। यहां सिकनेस बेनिफिट आप क्लेम करना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहती है, तो आपको ईएसआई कोर्ट अंडर सेक्शन 75G में वो इस डिस्प्यूट का निवारण कर सकती है। दूसरा है, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपके लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ईएसआई के मैटर्स जितने भी हैं उसकी जुरिडिक्शन कंज्यूमर कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पहले भी बताया था, किशोर लाल वर्सेस चेयरमैन ईएसआई 2007 का है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें मेडिकल डेफिशिएंसी थी इसलिए गए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो डैमेजेस आपको हुआ इस पॉलिसी के कारण से, अगर आपको मना करती है तो डैमेजेस देने का ईएसआई कोर्ट के पास पावर है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, स्पष्ट नहीं है। और अदरवाइज भी अगर एक्सक्लूसिव पावर एक्ट में लिखा हुआ है वो लागू नहीं होगा और आप कंज्यूमर कोर्ट में जाने के अधिकारी होंगे। अब आपको समझना पड़ेगा कुछ चीजें कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए, आप कंज्यूमर है या नहीं है। इसके लिए आप समझ लीजिए कि एक दो रूलिंग बताऊंगा, आप कंज्यूमर कैसे हैं। आपने पॉलिसी खरीदी है, एम्प्लॉयर है, आपने प्रीमियम पे किया है, और जो एम्प्लॉय है उसने भी प्रीमियम पे किया है, पार्टली पे किया है, छोटा अमाउंट किया है, कोई बात नहीं है, और वो बेनिफिशियरी है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो पॉलिसी खरीदेंगे, जो भी कोई सर्विसेज अवेल करेंगे, हायर करेंगे और जिसके बेनिफिट के लिए करेंगे, दोनों ही कंज्यूमर हैं। और उसकी रूलिंग है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वर्सेस शिव जोशी 1999 का केस है। इसमें कहा गया है हायरर एंड बेनिफिशियरी बोथ आर कंज्यूमर्स। और एक लेटेस्ट रूलिंग 2020 की है ज्वाइंट लेबर कमिश्नर वर्सेस केसरलाल, जिसमें कहा है ऐसी जो सोशल स्कीम गवर्नमेंट निकालती है, जिसके रजिस्ट्रेशन कराती है और उससे पैसे लेती है, अगर उसकी सर्विसेज में डेफिशिएंसी होगी तो कंज्यूमर कोर्ट में आ सकता है। लेबर जो है एंटाइटल बेनिफिशियरी है वो कोर्ट में जा सकता है। आप जब भी कोर्ट में कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, आप तो अपने आप को पार्टी बनाएं, साथ में वर्कमैन को भी बनाएं, वो अच्छा होगा। एक प्रॉब्लम और आएगी, जब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो ईएसआई वाले एक लीगल ऑब्जेक्शंस लेंगे कि आप कमर्शियल एंटिटी है, आपने जो पॉलिसी ली है वो कमर्शियल पर्पस के लिए ली है, इसलिए आप कंज्यूमर नहीं है। तो आपको बता दूं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर कोई प्रॉफिट जनरेशन का मोटिव नहीं होता है, वो इंडेमनिटी है, और आपको कोई नुकसान हो जाए उसको भरपाई करने का एक तरीका है। आप प्रॉफिट जनरेशन एक एलिमेंट है कमर्शियल पर्पस के लिए। और इसके सपोर्ट में दो रूलिंग आपको दूंगा नेशनल कमीशन की। नंबर 1, हर्सोलिया मोटर्स वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये 2005 की रूलिंग है। और 2019 की एक रूलिंग दूंगा MKU प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। दोनों में ये बात कही है, ये इंश्योरेंस कंपनी ने चैलेंज किया है, ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट इज टेकन टू कवर द रिस्क, इट इज नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव और जनरेटिंग एनी कॉमर्स ऑफ दिस मैटर। ये पॉइंट रिजेक्ट हो गया था, हालांकि ये पॉइंट अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैंने आपको अपने राइट्स बता दिए ईएसआई के, आपको मैंने प्रोसीजर बताया, आपको मैंने रेमेडी बताया, आपको मैंने अपना मोटो बताया कि एम्प्लॉइज के अगेंस्ट नहीं है, एम्प्लॉइज को आपने पेमेंट करनी है, एम्प्लॉइज को आपने कॉन्फिडेंस में लेना है, पब्लिक प्रेशर को बिल्ड करना है। पब्लिक प्रेशर का एक बेस्ट तरीका है और जितनी भारी मात्रा में करें वो अच्छा है। आप जो व्यूअर्स हैं अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने पब्लिक प्रेशर कैसे बनाया और आपको कैसे सहयोग मिला। यू कैन राइट मी ऑन माय व्हाट्सएप एंड ईमेल। आप ये भी लिख सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, या आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपका जरूर कंसीडर करूंगा। और मेरी गुड विशेज आपके साथ में है कि आप जरूर सफल हों और जो गवर्नमेंट देकर वापस ले ली है, गवर्नमेंट को दोबारा आप ट्रैक पर लाएं। 1 या 2 MP के लिखने से नहीं होगी। आप अपने हर एरिया में, हर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन और आपकी एसोसिएशन तो करेगी, एज ए इंडिविजुअल जो आप कर सकते हैं वो भी आप कीजिए। और आपको एक बात बता दूं, जब आपको ईएसआई से पैसे मिल जाएंगे
तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। और मेरा काम है इकोनॉमी को बचाना। आप वेल्थ क्रिएटर है और आपको वेल्थ क्रिएटर के रूप में मैं देखता हूं, और आप बचेंगे तो पूरी देश की इकोनॉमी बचेगी। और आपने हमारे वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।